नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। सब मजे में तो है ना दोस्तों? जी, आपकी मंगल कामना के साथ अपन बात करते हैं हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में। जो अपन पढ़ चुके थे या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे समास के बारे में। समास क्या होते हैं, समास की परिभाषा, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, समास के कितने भेद थे और समास के जो पद के आधार पर कितने भेद हैं, वो अपन चर्चा कर चुके थे। और जो समास का प्रथम भेद था वो था अव्ययी भाव समास। इसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। अव्ययी भाव समास। बात करें अव्यय, क्या दोस्तों? अव्यय पद की। अव्यय धन वे, वे का अर्थ होता है खर्चा या खर्च। ए का अर्थ होता है नहीं, नहीं के अर्थ में ए का अर्थ लिया जाता है। बात करें अव्यय की, जो खर्च नहीं हो, अर्थात ऐसे पद या ऐसे शब्द जिनका लिंग, कारक, वचन और काल के आधार पर क्या हो, इनमें कोई परिवर्तन न आए, ऐसे के ऐसे रहें, उन्हें कहते हैं अव्यय पद। इसी अव्यय के आधार पर इसका नाम रखा अव्यय। ठीक है दोस्तों। प्रधानता पद, प्रधानता के आधार पर अपन ने देखा था कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। बात करें जिसका प्रथम पद अव्यय हो या जिसका प्रथम पद प्रधान हो, उस समास को कहेंगे अव्ययी भाव समास। इसकी भेदों की बात करें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, और जिसका जो पहला भेद है वो है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। और पहला भेद है अव्ययी पद, अव्ययी नाम पद। और जिसका दूसरा भेद है वो है पूर्व नाम पद। ठीक है दोस्तों। अव्ययी नाम पद और पूर्व नाम पद। अव्यय नाम पद की अपन बात करें तो होगा जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, या जिसका पहला पद प्रधान हो। तो इसकी विशेषताएं की बात करें, मुख्य तौर से विशेषता ही अपने को याद रखनी है दोस्तों। विशेषताओं के आधार पर ही अपन किसी भी सामासिक जो पद होगा उसमें समास ज्ञात करने में उन विशेषताओं के आधार पर ही अपन वो क्या है उनकी जो भाई कौन सा समास होगा ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें पहली विशेषता होगी कि इसका क्या होगा, प्रथम पद क्या, प्रथम पद प्रधान होगा। कौन सा दोस्तों? प्रथम पद प्रधान होगा। और दूसरी विशेषता की बात करें तो होगा कि जिसका प्रथम पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा। और वही प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग से युक्त होगा। ये है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विशेषताएं। विशेषताएं होती है जिनके आधार पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, कि जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, या फिर जिसका प्रथम पद प्रधान हो, ऐसे समास को क्या कहें, कौन सा समास कहेंगे? वो कहेंगे अव्ययी भाव समास। और इसको दो भागों में अपन ने बांटा, एक है अव्ययी पद समास या अव्यय नाम पद समास, और दूसरा है पूर्व नाम पद समास। मतलब पूर्व में जो प्रथम पद हो वो कौन सा हो, नाम वाला पद हो, संज्ञा वाला पद हो। ठीक है दोस्तों, संज्ञा वाला, विशेष तौर से याद रखें संज्ञा, नाम से मतलब है संज्ञा। ठीक है दोस्तों। और इसकी विशेषताएं की बात करें, जो पहला पार्ट है इसका, इसमें विशेषताएं होगी मुख्य तौर पर। पहली होगी इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। वही पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, और वो जो अव्यय पद होगा वही प्रधान होगा, या फिर जो पहला पद है ये उपसर्ग से युक्त होगा। ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है कि पुनरावर्ती शब्द होंगे। इसकी विशेषताएं, तो इसमें होगा पुनरावृत्ति शब्द।
अब जो पुनरावर्ती शब्द होंगे, मैंने कहा कि ये क्या होंगे, संज्ञा होंगे, ये विशेषण नहीं होने चाहिए। अगर ये विशेषण हुए, पुनरावर्ती शब्द जो होंगे वो विशेषण शब्द होंगे या सार्वनाम शब्द होंगे, तो वो किस में चले जाएंगे, वो कर्मधारय समास में चले जाएंगे। इसलिए अपने को यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जो पुनरावर्ती शब्द होंगे वो कौन से होने चाहिए, संज्ञा शब्द होने चाहिए, ठीक है, किसी का नाम वगैरह होने चाहिए। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो होती है कि जो इसका प्रथम पद होगा, जिसे अपन प्रधान पद बोल रहे हैं, इसमें प्रथम पद प्रधान ना होके द्वितीय पद प्रधान होगा, और इसमें प्रथम पद होगा वो होगा नाम, जैसे बोला संज्ञा वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका अवयव होगा इसमें वो होगा दूसरा पद अवयव होगा, और ये क्या है, ये अपवाद माना जाता है, किसका, अव्ययीभाव समास का। जो इसकी विशेषता है कि अपन जो उदाहरण देखेंगे वो किस में जाएंगे, अपवाद में जाएंगे, किसके, अव्ययीभाव समास के। वो क्यों जाने वाले हैं दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इसका प्रथम पद क्या होता है, अवयव होता है, परंतु पूर्व नाम पद का जो प्रथम पद होगा वह अवयव न होके दूसरा पद अवयव होगा, फिर भी उसमें अव्ययीभाव समास होगा, परंतु क्या है, दूसरा पद अवयव चला जाएगा, इसलिए वो किस में चला जाएगा, अपवाद में, जबकि होना कौन सा चाहिए था, प्रथम पद होना चाहिए था, ठीक है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। पहले आप ये एक बार नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उदाहरणों के द्वारा से समझते हैं। ये विशेषताएं आप जो अपन ने लिखी है बी बोर्ड पे, ये आप मुख्य तौर से याद रखें। इन विशेषताओं के आधार पर ही अपन समझ पाएंगे कि अव्ययीभाव समास क्या है। बात करते हैं उदाहरण लेते हैं, जैसे हैं यथा क्रम, ठीक है दोस्तों, क्या, यथा क्रम, यथा यानी होता है अनुसार, इसलिए क्या होगा इसका समास विग्रह करेंगे तो वो होगा क्रम के अनुसार। दोस्तों इसमें देखिए यथा, जो यथा जो पद है, ये पद है, ये है क्या है, अव्यय है, क्या है दोस्तों, अव्यय है। इसको आप किसी भी जो सेंटेंस है उसमें यूज करेंगे तो इसका इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा पद है, अव्यय पद है। या एक जो एक वचन है उसके साथ लें या बहुवचन के साथ काम में लें, किसी भी वचन के साथ लें या किसी भी लिंग के साथ लें, यथा यथा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए जो ये है अव्यय पद है। और जिसका प्रथम पद अव्यय है, अपन ने पढ़ा है अभी, तो वो क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार यथा क्रम में क्रम का अनुसार, मतलब यथा का अर्थ हुआ अनुसार और क्रम मतलब क्रम के अनुसार, इस प्रकार इसमें कौन सा गया, अव्ययीभाव समास। एक और बात करते हैं कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि जब समास विग्रह कर समास करने के बाद या संयुक्त होने के बाद ये क्या आता है, ये पूरा पद भी क्या हो जाएगा, ये पूरा पद भी अव्यय पद ही हो जाएगा। और इस पद में भी अपन इस पद को भी लिंग वचन काल और कारक के अनुसार क्या है, बदलाव, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये अव्ययीभाव समास कहलाया है या इसमें अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अन्य उदाहरण की। यथा क्रम, यथा शक्ति, वही हो गया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इस प्रकार होगा यथा मति, वही मति के अनुसार, क्या दोस्तों, मति के अनुसार। बात करें यथा अनुसार, अब देखिए दोस्तों संधि पढ़ी थी, यह होगी दीर्घ संधि, यथा धन अनुसार। इसमें होगा जैसा है, क्या इसका विग्रह क्या होगा, जैसा है उसी के अनुसार, जैसा है उसी के अनुसार, अर्थात यथा अनुसार। और यथा का एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे यथोचित। यदि इस पद में या इस पद में संधि की बात करें तो गुण संधि की पहचान याद कीजिए दोस्तों, गुण संधि की पहचान थी ये और या फिर अरहो, ठीक है। जिसमें से ये पहचान दिख रही तो इसमें गुण संधि हुई, और ये हुआ यथा धन
उचित, और इसका समास विग्रह करेंगे तो वो हुआ जैसा है उसी के अनुसार, उसी के अनुसार। एक बार इनको आप नोट डाउन कर लें। यथा से संबंधित अपन उदाहरण लिए हैं, आगे अन्य और भी उदाहरण लेंगे, उपसर्ग से सहित भी लेंगे अपन, सारे उदाहरण एक एक करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, या तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। बात करते हैं अन्य उदाहरणों की। याव जीवन, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि होगी। यावत धन जीवन, ठीक है, यावत धन जीवन। और तय द नियम जो अपन ने पढ़ा था उसके आधार पर इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह होगा जब तक है जीवन, जब तक है जीवन, अर्थात याव जीवन मतलब जीवन तक। अन्य उदाहरण लेते हैं, सकुशल, स का अर्थ होता है साथ, क्या, साथ या सहित। ठीक है दोस्तों, तो सकुशल का अपन विग्रह करेंगे तो होगा कुशलता के साथ। क्या दोस्तों, कुशलता के साथ। उसकी बात करें सशर्त, स से संबंधित उदाहरण लेते हैं कुछ अपन। शर्त के साथ, और उसी प्रकार लेंगे सहर्ष, और इसमें हो जाएगा हर्ष के या खुशी के साथ। ठीक है दोस्तों, कुछ एक और भी पद होते हैं, जैसे बात करें सपरिवार की, और जैसे बात करें सपत्नीक, जो इस प्रकार के उदाहरण हैं, ये उदाहरण है। इवन क्या है कि बहुब्रीहि उदाहरण वो भी होते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास भी होते हैं। यदि इनका रूढ़ अर्थ निकालें, इनका रूढ़ अर्थ लेके जाएं तो रूढ़ अर्थ में क्या होता है, बहुब्रीहि होता है। क्योंकि बहुब्रीहि समास की विशेषता है, मुख्य तौर पर अपने पढ़ा भी है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, अन्य ही पद प्रधान हो। तो किसी न किसी पद प्रधान होने के बाद ही तो अन्य पद में जाएगा। तो जब इनका रूढ़ अर्थ निकाला जाता है तो वो बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। लेकिन अगर इनका विग्रह अपन अव्ययी भाव समास के आधार पर करते हैं तो क्या होगा, इनमें अव्ययी भाव समास भी हो जाएगा। परंतु वो डिपेंड करता है किस पे, अपने विग्रह पर। अगर विग्रह किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऐसा है कि परिवार के साथ, परिवार के साथ, तो उसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट पूछ लें कि सपरिवार में कौन सा समास होगा, और उस कंडीशन में अव्ययी भाव दे रखा है और बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो आपको अव्ययी भाव करना है। लेकिन दोनों ही समास दे रखे हैं, अव्ययी भाव भी दे रखा हो और जो है बहुब्रीहि समास भी दे रखा हो, तो उस स्थिति में बहुब्रीहि समास पे अपने को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, एक बार लिख लें आप स वाले, उनमें भी एक बार लिख सकते हैं, या पत्नी के साथ और सपरिवार हुआ परिवार के साथ। इस प्रकार इनमें कौन से समास हुए, वो हुआ अव्ययी भाव समास। ठीक है, अन्य उदाहरण लेते हैं। अब लेते हैं अति उपसर्ग से संबंध। उपसर्गों की बात हुई थी कि उपसर्ग होंगे, इसमें प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। और लेते हैं अति उपसर्ग, क्या, अति उपसर्ग। और अति का अर्थ होता है अधिक। तो पहला लेते हैं अत्यधिक, वही अति का अर्थ हुआ यहाँ हुई यण संधि। दोस्तों कौन सी संधि, यण संधि। याद कीजिए, अपन पढ़ चुके हैं यण संधि। अति धन अधिक, तो अति का हुआ अधिक, अधिक से भी अधिक। क्या हुआ इसका विग्रह, अधिक से भी अधिक मतलब अत्यधिक। इस प्रकार अत्यधिक में कौन सा समास हुआ, वो हुआ अव्ययी भाव समास। इसके बाद और लेते हैं अत्याधुनिक,
क्या अत्याधुनिक, वही अति का अर्थ है अधिक, मतलब आधुनिक से अधिक, आधुनिक से अधिक। याद रखना दोस्तों, जो ये समास है वो ज्ञात कर सकते हैं अपन किसके आधार पर, विग्रह के आधार पर। यदि आपको विग्रह सही करना आ रहा है, इनके आप सही अर्थ समझ पा रहे हो, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, इनमें आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सा समास है। इनमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है, आपको इनको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप ट्रिक के माध्यम से इनको पढ़ोगे या रटने का प्रयास करोगे तो ये गलत होंगे। बस आपको इनको समझना है और उसी के आधार पर आपको इनमें जवाब देना है। जहाँ भी तरीका होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो भी ट्रिक्स होगी आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अत्यधिक, इसी प्रकार अत्यावश्यक, मतलब आवश्यकता से अधिक। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं जो आप किसी भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से उसमें से सोल्व करें, देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसकी जो भी होगा हम आपका उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अलग और क्या नाम है, जो उपसर्ग लेते हैं उस उपसर्ग के आधार पर लेते हैं। वो है जैसे बहु प्रचलित है वह अनु से संबंधित, और अनु का जो अर्थ होता है, अनुपसर्ग, अनु का होता है पीछे, ठीक है, या फिर बाद में, पीछे या फिर बाद में। जैसे मैं बात करूं अनुगमन, क्या, अनुगमन अर्थात वह गमन के बाद या फिर गमन के पीछे पीछे, ठीक है, या गमन के बाद या गमन के पीछे गमन हो गया, या ऐसे गमन के पीछे गमन। यदि अपने पीछे पीछे कोई चल रहा है तो वो होगा अनुगमन, अर्थात गमन के पीछे गमन। ठीक है, उसी की बात करते हैं अनुदान, और उसमें कहा दान की तरह दान। अनुसार, अनुसार का होगा जैसा है सार, जैसा है सार उसी की तरह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अनु के देखें, और भी कोई अन्य उदाहरण है जो आप लोग देखें और उनको विग्रह करके उनको समझने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद एक और जैसे लेते हैं उपसर्ग से संबंधित अपन आ उपसर्ग, इसके भी उदाहरण अधिकांश पूछे जाते हैं। और इसका अर्थ होता है तक। क्या दोस्तों, आ का जो अर्थ होता है वो होता है तक, आ का अर्थ होता है तक। बात करें इसके उदाहरण, जैसे आ मरण, अर्थात मरने तक, ठीक है। जैसे आजीवन, जीवन भर या जीवन, जीवन भर या जीवन या जीने तक, इसका हो जाएगा जीवन भर। बात करें आकंठ, और आकंठ का विग्रह होगा आकंठ, और है कंठ या कंठों तक। इसमें उदाहरण ले, जैसे आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध अर्थात बालपन से वृद्ध आयु तक, ठीक है। और बात करें अजानु बाहु, अजानु बाहु, इसमें रूढ़ अर्थ में लें इसको अजानु बाहु को, तो उसका रूढ़ अर्थ में लेंगे तो वो हो जाएगा अब माफ कीजिए बहुव्रीहि समास। परंतु इसमें लें जैसे भुजाएं हैं जिसकी घुटनों तक, घुटनों तक भुजाएं हैं जिसकी, वो है श्री राम। और भी बात करें जैसे आपाद मस्तक, आपाद मस्तक मतलब पैर से लेके सिर तक या मस्तिष्क तक इत्यादि। और भी कोई उदाहरण है वो आप करें और उनका विग्रह करें। ठीक है, एक बार इनको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद लेते हैं प्रति उपसर्ग से संबंधित कुछ उदाहरण, और उसके बाद बात करेंगे
आगे वाला जो पार्ट है अपना पूर्व नाम पद अव्ययीभाव का दूसरा भेद माना जा सकता है। बात करें प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या दोस्तों? प्रत्येक। जैसे बोलते हैं प्रति क्षण, मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। बात करें प्रति पल, तो प्रत्येक पल या प्रत्येक को बोलेंगे हर पल। क्या? हर पल। इस प्रकार इसका विग्रह होगा। और ले प्रति वर्ष, तो हो जाएगा हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष या फिर हर वर्ष। इसीलिए प्रकार हो जाएंगे अन्य उदाहरण प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी और प्रतिहिंसा, मतलब हिंसा के बदले हिंसा, प्रति हिंसा। और जैसे बात करें प्रत्यक्ष, और इसमें संधि करें तो संधि विच्छेद होगा इसका प्रति धन अक्षी। इसका विशेष ध्यान रखें सर, प्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष का आप लोग विशेष ध्यान रखें। यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रतिधन अक्षी। प्रतिधन अक्ष नहीं होगा, प्रतिधन अक्षी होगा। और जब इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो होगा प्रत्यक्ष, और इसका होगा प्रतिधन मतलब आंखों के सामने, अक्षी के सामने। इसी प्रकार प्रति भी अपने देख लिया है। इसके बाद कुछ एक उदाहरण लेते हैं नि उपसर्ग का। नि का अर्थ होता है ठीक, और इसका अर्थ होता है ठीक तरह से। जैसे निमंत्रण मतलब ठीक तरीके से, ठीक तरह से मंत्रणा, या ठीक तरह से मंत्रणा अर्थात वह निमंत्रण। इसी प्रकार अन्य बात करते हैं नियंत्रण, और भी है जैसे नियमन, अच्छी तरीके से नियमों का वो करना, अच्छी तरीके से यंत्रणा करना, वो हो गया नियंत्रण। और निरंकार इत्यादि। और भी कोई अन्य उदाहरण हो वो आप लोग उनका समास विग्रह करें। समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका हम भी आपको समाधान देंगे। और इसके बाद बात करते हैं जो इसका दूसरा भाग था, किसका? अव्ययीभाव समास का, वो था नाम पद अव्यय। उसके बाद अपन बात करते हैं, उसमें दो विशेषताएं अपन ने लिखी थी। कौन सा? पूर्व नाम पद अव्ययीभाव, इसका दूसरा था। और जो इसकी विशेषताएं लिखी थी, पहली विशेषता थी पुनरावर्ती शब्द। कौन सी? पुनरावर्ती, पुनरावर्ती शब्द। अब पुनरावर्ती शब्दों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो शब्द होंगे पुनरावर्ती वो संज्ञा ही होने चाहिए। कौन से? संज्ञा शब्द होने चाहिए। यदि विशेषण हुआ, कौन से? विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये होगी तो उसमें क्या होगा? उसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। बात करते हैं पुनरावृत्ति शब्दों की, तो बात करें जैसे घर घर, क्या? घर घर। उसी प्रकार दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन। हाथों हाथ, इसकी बात करें तो घर घर मतलब हर घर, हर घर में या फिर प्रत्येक घर में, इसका विग्रह होगा। दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन अर्थात हर दिन। ठीक है दोस्तों। और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। जैसे कानों कान, कानों कान खबर न ली, कहानी कान में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। उसी प्रकार कानों कान। और भी इसके उदाहरण है जैसे साफ साफ और दाने दाने। ठीक है, इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण होंगे पुनरावर्ती शब्द के। इसके बाद जो दूसरी विशेषता थी अपने इसमें, वो थी दूसरा पद प्रधान या फिर द्वितीय पद प्रधान।
यदि अगर प्रथम पद प्रधान हो रहा है इसमें अव्ययीभाव समास में और दूसरा पद प्रधान होगा तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद प्रधान होगा तो ये किसमें चला जाएगा, अपवाद। अभी किस प्रकार होगा, उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण लें, कथनानुसार। अब जो अनुसार शब्द है ये क्या है, क्या अव्यय है, ये पहले आना चाहिए था लेकिन ये क्या आ रहा है, दूसरे पद में आ रहा है। फिर भी इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, इसीलिए इसको अपवादों के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसका होगा कथन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, कथन के अनुसार। अब भी अपन ने पढ़ा था यथा, कौन सा, यथा क्रम। इसमें जो यथा है ये क्या है, अव्यय। क्या दोस्तों, अव्यय पद है तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो अव्ययभाव दिख रहा है तो ये तो सही है, परंतु यही ऐसे आ जाए कैसे, क्रमानुसार। अब इसमें क्या आया, क्रम पहले आ गया, इसमें क्रम बाद में आ रहा था, तो इसमें जो ये दूसरा पद होगा ये दूसरा पद प्रधान होगा, फिर भी इसमें क्या होगा, अव्ययीभाव होगा। और अव्ययीभाव कौन सा होगा, पूर्व नाम पद अव्यय होगा, क्योंकि इसमें जो पहले नाम है पूर्व में है, बाद में नहीं है द्वितीय पद में। द्वितीय पद में क्या है, अव्यय है, इसलिए फिर भी इसका जो विच्छेद होगा क्रम के अनुसार। आपकी जो विग्रह होगा, तो दोनों का विग्रह एक है, परंतु ये किस में जा रहा है, पहले वाले पार्ट में, और ये दूसरे वाले पार्ट में आ रहा है, और ये किस में जा रहा है, अपवाद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसके अन्य उदाहरण और भी हैं। जैसे ले, और उदाहरण लिख देता हूं मैं, उसका उनका है ना, आप लोगों को करने का प्रयास करें। जैसे दिन भर, जीवन भर, ध्यान पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, लिखे था, प्रयत्न पूर्वक, विवाह उपरांत, इत्यादि। और भी इसके उदाहरण हैं, वो आप इनका विग्रह करके देखें। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा, वो पढ़ा अव्ययीभाव समास के बारे में, और जो अपनी नेक्स्ट कक्षा होगी वो होगी तत्पुरुष समास के बारे में। इसके जो दो भेद थे, दोनों भेदों के बारे में अपन ने चर्चा करी। जो अपवाद थे, अपवाद के बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो दीजिए इजाजत दोस्तों, आने वाली कक्षा तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।